राम राम मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मित्रों, मैं आप लोगों को आज परसेंटेज का पार्ट 2 पढ़ाऊंगा। परसेंटेज पार्ट टू मैं इसलिए लिख रहा हूं कि पिछले सेशन में मैंने आप लोगों को पार्ट 1 कराया था और पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को बताया था परसेंटेज का बेसिक मीनिंग, परसेंटेज में कितने सारे टर्मिनोलॉजी है उनके बारे में थोड़ा बहुत मैंने एक्सप्लोर किया था आप लोगों के साथ। और परसेंटेज में जितने जितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उनमें से 3 या 4 टाइप का क्वेश्चंस मैंने पिछले सेशन में करा दिया था। आज के इस सेशन में जितने बचे हुए क्वेश्चंस हैं, यानी कुछ एग्जामिनेशन बेसिस पे, कुछ वेन डायग्राम पे, कुछ इलेक्शन बेसिस पे, उन बचे हुए टाइप को मैं आज आप लोगों को बोर्ड पे, इस वाइट बोर्ड पे मैं करा दूंगा। तो अब मैं क्वेश्चन सीट लेता हूँ और इस क्वेश्चन सीट से मैं आप लोगों को बचे हुए जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं उसे मैं कराऊंगा। तो यहाँ तक लग रहा है क्वेश्चन नंबर इतना। मैंने रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स वाला मैंने आप लोगों को करा दिया हूँ। तो आज अपन लोग स्टार्ट करते हैं प्राइस ऑफ पेट्रोल वाला। मित्रों, ये अपना क्वेश्चन होगा जैसे कि यहाँ पे कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर पे रिलेटेड है। यानी कि मान लो कि हमारा बजट किसी चीज़ पे 100 रुपये का रखता हूँ और किसी महीने में सरकार ने उस पर वैट लगा के या जितने भी टैक्सेज है वो लगा के उनका रेट बढ़ा दिया, पर हमारा बजट जो है 100 रुपये, यानी कि हमने डिसाइड कर रखा है कि पेट्रोल पे हम लोगों को खर्च करना है 100 रुपये। तो अगर प्राइस बढ़ता है उसका तो जाहिर सी बात है कि हमको अपना कंजम्पशन कम करना होगा। अगर प्राइस घटता है उसका तो कंजम्पशन को हम लोग बढ़ाते हैं, तब भी एक्सपेंडिचर सेम ही रहेगा। अब देखो कैसे, मैं क्वेश्चन लिखने से पहले इस बात को समझो। क्या होता है प्राइस और कंजम्पशन? प्राइस कंजम्पशन को मल्टीप्लाई करो तो अपना एक्सपेंडिचर आ जाता है। अब मैंने आप लोगों को क्या बताया कि हमारा बजट है 200 रुपये, मान लो मैंने 100 रुपये और बढ़ा दिया, 200 रुपये, ठीक है। हमने डिसाइड कर रखा है कि हमें अपने सारे खर्च में से पेट्रोल पे 200 रुपये ही खर्च करना है, ठीक है। अब बात आती है कि गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया उस पर। अब टैक्स बढ़ा दिया तो क्या क्या करना है? टैक्स बढ़ा दिया और अब भी हमको 200 रुपये ही खर्च करना है, ठीक है। तो मान लो कि पहले हम लोग 2 लीटर खर्च करते थे, 2 लीटर खर्च करते थे, कितने पे? 2 लीटर खर्च करते थे 100 रुपये मान लो। तो अपना एक्सपेंडिचर होता है 200 रुपये, ठीक है। एक्सपेंडिचर होता है 200 रुपये। अब क्या हुआ कि भारत सरकार ने या जिस देश की भी सरकार हो वहाँ पे टैक्स लगा दिया। अब टैक्स लगाने से मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 100 रुपये पर लीटर था, 100 रुपये पर लीटर, इसका रेट बढ़ गया। मान लो इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिया, इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिया कि ये रेट अब बढ़ के कितना हो गया, 200 रुपये पर लीटर। तो मित्रों, अब आप लोग खुद बताओ, हमारा बजट है इतना और इसी बजट को फिक्स रखना है तो कंजम्पशन में कमी करना होगा ना, क्योंकि यहाँ पे प्राइस देखो, प्राइस यहाँ पे कितना हो गया, 200 बढ़ के हो गया, प्राइस 200 बढ़ के हो गया। अब देखो कंजम्पशन हम लोग एक्सपेंडिचर यहाँ पे 200 रुपये ही रखना होगा। तो कंजम्पशन में देखो कितने लीटर की कमी आ गई, देखो यहाँ पे 1 लीटर की कमी आ गई, 1 लीटर की कमी आ गई। अब दूसरे लैंग्वेज में समझो, यहाँ पे जैसे कि मान लो कि भारत सरकार का रेवेन्यू कुछ ज़्यादा ही जनरेट हो गया। अब रेवेन्यू जनरेट हो गया तो उसने सोचा कि अब हम अपने जनता पे जितने भी बोझ है उसके बोझ को थोड़ा कम करें। तो उसने जनता को एक सौगात दिया और पेट्रोल का प्राइस यहाँ पे अब की बार कम करके कितना कर दिया, 50 रुपये पर लीटर, ठीक है, 50 रुपये पर लीटर। और हमने तो डिसाइड कर रखा है कि अपना बजट पेट्रोल पे 200 रुपये का है ही, अपना बजट पेट्रोल पे 200 रुपये का है ही। तो यहाँ पे अगर 50 रुपये पर लीटर हो जाएगा तो यहाँ पे देखो हम लोग 200 में कितने लीटर, 4 लीटर ले सकते हैं, यानी 200 रुपये हो गया। तो मित्रों, यहाँ पे जो आप लोगों को बेसिक पॉइंट मेन मुद्दा है, वो मेन मुद्दा क्या है यहाँ पे ध्यान से देखना। जितना भी मैंने बात आपको समझाया वो बस सिर्फ एक इस लाइन में लिखा हुआ है, प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजम्पशन, ठीक है। मतलब कि अगर प्राइस बढ़ता है तो कंजम्पशन हम लोगों को हर हाल में कम करना होगा इन ऑर्डर टू मेंटेन आवर एक्सपेंडिचर।
ठीक है। अब वैसे ही प्राइस अगर यहाँ पे कम होता है तो हम लोगों को कंजम्पशन को बढ़ा देंगे। कंजम्पशन को बढ़ा देने से भी हमारे एक्सपेंडिचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप लोग स्टार मार्क्स लगा के नोट कर लो कि प्राइस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजम्पशन। अगर प्राइस बढ़ता है तो कंजम्पशन हम लोगों को कम करना होगा इन ऑर्डर टू मेंटेन आवर बजट या इन ऑर्डर टू मेंटेन आवर एक्सपेंडिचर, ठीक है। उसी तरह अगर प्राइस डिक्रीज कर जाता है और बजट अब भी हमें सेम रखना है तो कंजम्पशन को क्या करना होगा, कंजम्पशन को हम बढ़ा देंगे, ठीक है। तो मित्रों ये बेसिक बात हो गया। अब बेसिक बात को हटाते हुए उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे इस बेसिक पॉइंट को। अब मैं इसे रब करता हूं और क्वेश्चंस की तरफ आता हूं। क्वेश्चन मैं सीट से अभी नोट करूंगा, एक सीट को हटा देता हूं, अभी इसका काम है नहीं। देखो क्वेश्चन क्या है, नाइन तक मैंने आप लोगों को करा दिया था, 8 तक, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 होगा, ठीक है। क्वेश्चन है मित्रों, इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज रेज्ड बाई 20%, मतलब कि अगर प्राइस का दाम 20% से बढ़ जाता है, देन द परसेंटेज बाई विच अ कार ओनर then percentage by which a car owner must reduce his consumption। अब क्वेश्चन में अभी तक उतना बात ही लिखा हुआ है जितना कि मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले समझाया। कंजम्पशन so as not to increase his expenditure on petrol। अब इसका सॉल्यूशन बताने से पहले मैं तो जितनी भी बेसिक बातें मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया, अगर बेसिक बातों पे आप लोगों ने गौर किया होगा तो मतलब ये 30 सेकेंड से भी कम 20 सेकेंड में क्वेश्चंस का उत्तर आप लोगों के पास आ जाएगा, ठीक है। तो चलो बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि प्राइस ऑफ पेट्रोल इज रेज्ड बाई 20%, ठीक है। देन परसेंटेज बाई विच अ कार ओनर मस्ट रिड्यूस हिज कंजम्पशन। दो चीज मैंने आप लोगों को बताया, एक तो प्राइस और दूसरा कंजम्पशन। यहाँ पे कितना है, प्राइस कितने से बढ़ रहा है, 20%। और मैंने पहले सेशन में आप लोगों को बताया था कि जहाँ भी परसेंटेज दिखाई दे उसको फ्रैक्शन में मार दो। तो 20% को फ्रैक्शन में मारोगे तो कितना आएगा, 5, ठीक है। और जो इसका डिनोमिनेटर होता है वही मेन पॉइंट होता है। तो प्राइस इसका 20% से बढ़ रहा है, तो मान लो कि इसका ए ओरिजिनल हो गया, ठीक है, ओरिजिनल, और यहाँ पे इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस इसकी कितनी है, 5, ठीक है। और इंक्रीज करके 5 में 1 यूनिट इंक्रीज कर गया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6। अब मित्रों बताओ, मैंने आप लोगों को क्या बताया, अगर प्राइस बढ़ता है तो कंजम्पशन को कम करना होगा और प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजम्पशन। ये मैंने आप लोगों को बताया थोड़ी देर पहले। तो अगर बताओ यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे कंजम्पशन कितना होगा, 6। और यहाँ पे अगर 6 1 यूनिट बढ़ जाता है तो कंजम्पशन में कम करना होगा, ठीक है, 5। अब यहाँ पे देख लो जो एक्सपेंडिचर आया, एक्सपेंडिचर चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, एक ही साथ लिख देता हूँ एक्सपेंडिचर। यहाँ पे देखो पहले के केस में कितना था, 30। अब जब प्राइस बढ़ गया तो इसने 1 यूनिट अपने कंजम्पशन में कटौती की या घटोतरी की, ठीक है, या डिक्रीमेंट किया। तो यहाँ पे तब भी एक्सपेंडिचर पर खर्च 30 रुपए ही आ रहा है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, सो एज नॉट टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर। तो कितना कम करे, तो सिर्फ 1 यूनिट कितना पे कम किया, 6 पे कम किया, 6 पे कम किया। और इसको परसेंटेज में करोगे तो कितना आएगा, 16 × 2/3%, ठीक है। यहाँ पे प्राइस और कंजम्पशन का मित्रों यहाँ पे है
यहां से 1 यूनिट कम हो रहा है। परसेंटेज निकालना है तो सेम चीज का परसेंटेज निकालते हैं, अलग अलग का डाटा नहीं। यानी परसेंटेज हम निकालेंगे तो प्राइस को प्राइस से कंपेयर करके, कंजम्पशन को कंजम्पशन के करके। और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कंजम्पशन में जो कमी आया वो कितना परसेंटेज का कमी आया पहले से, यानी पहले जब रेट नहीं बढ़ा हुआ था और जब रेट बढ़ गया तब कितने परसेंटेज की कमी आएगी पेट्रोल के कंजम्पशन में। तो मित्रों हमारा उत्तर है 16 इंटू 2/3। अगर इसको परसेंटेज में लाओगे तो 16.66%। ठीक है, उम्मीद है कि आपको सही में इस समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन हम लोग इसी टाइप पे फिर से बनाएंगे ताकि हम लोगों का और क्लैरिटी आ जाए। ऐसे क्वेश्चन अगर अब एग्जाम में पूछे जाते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको 20 सेकेंड से भी कम टाइम में बना लेंगे। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, मैं अब उसको मिटाता हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी टाइप पे होगा। इसी टाइप पे इसलिए होगा क्योंकि आप लोगों का क्लैरिटी और ज़्यादा बन जाए। ठीक है, चलो तो मैं इस पे क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, आप लोगों को समझा देता हूं सिर्फ। ठीक है, अब पिछला बार पे क्या था, पेट्रोल का था प्राइस। अब इस बार में क्या है, अपना खाना पे है। मान लो कि प्राइस पे, पेट्रोल पे भी लोग बजट रखता है तो खाने पे भी लोग बजट रखता ही रखता है। ठीक है, तो मान लो फूड का प्राइस 10% से बढ़ गया। बढ़ने को मैथ में या शॉर्ट में ऐसे सिंबल से डिनोट करते हैं, 10% इंक्रीमेंट कर गया फूड का प्राइस। ठीक है, तो अब हमसे पूछा जा रहा है, अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, जो व्यक्ति है अपने कंजम्पशन में कितने परसेंट की कमी करे ताकि उसका एक्सपेंडिचर ना बढ़े। चलो लिख ही देता हूं। देन क्वेश्चन रहेगा तो आप लोगों को बाद में रिवीजन करने में मदद मिलेगा। देन बाय हाउ मच should a man reduce his consumption so as not to increase his expenditure, so as not to increase his expenditure। एकदम पुराने क्वेश्चन की तरह ही है, बस वहां पे पेट्रोल का जिक्र था और यहाँ पे खाना का जिक्र है। ठीक है, तो अब मैं उसी टाइप से बनाऊंगा। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे प्राइस, ये अपना सॉल्यूशन है, प्राइस यहाँ पे कंजम्पशन, और प्राइस कंजम्पशन को मिला दो, इसके बाद तो क्या आ जाता है अपना एक्सपेंडिचर यानी एक्सपेंस। तो पहले जो प्राइस था यानी ओरिजिनल प्राइस, और यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, इंक्रीज्ड प्राइस, इंक्रीज्ड प्राइस। और मैं बार बार सेशन के बिगिनिंग से ही बता रहा हूं, जब मैंने सेशन लिया था परसेंटेज का उस दिन से मैं बता रहा हूं कि सबसे पहले तुम कमांड बनाओ कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और अगर फ्रैक्शन गिवन है तो उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए मैंने आप लोगों को कुछ डाटा भी दिया था, जैसे 1, 1/2, 1/3, 1/5, लगभग 1/16 तक दिया था, और मैंने आप लोगों को सजेस्ट किया था, स्ट्रिक्टली एडवाइज करा था कि उसे आप लोग याद कर लेंगे। अब जिन बच्चों ने याद कर लिया होगा उसे काफ़ी मदद मिलेगी, और जिन बच्चों ने याद नहीं किया होगा उनसे भी क्वेश्चन बनेगा, मगर एक शर्त पे, उन्हें जो बच्चा याद कर लिया है और जो बच्चा याद नहीं कर लिया है उन दोनों के बीच अगर क्वेश्चन बनाने का टाइम देखा जाए, और कंपटीशन में टाइम इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जनरली जितने भी कंपटीशन होते हैं हार्डली आपको 30 सेकेंड नहीं मिलता है। बहुत ऐसे कम एग्जाम है जिसमें 30 सेकेंड से ज़्यादा आप लोगों को टाइम मिलता है। तो उम्मीद है कि डाटा जो मैंने बताया था ये वाला 1/2 = 50%, 1/3 = 33 सही, 1/3%, और 1/4 का 25%। वैसे ही 1/6% का मैंने बताया था 16 सही, 2/3%। ये आप लोग जिस बच्चे ने याद किया होगा उसको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगा, और उसी से सिर्फ मतलब 20 सेकेंड में परसेंटेज के सारे सवाल बन जाएंगे। ठीक है, तो अब आ जाओ क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन में यहाँ पे डाटा क्या दिया गया है, यहाँ पे 10%। तो यहाँ पे क्या करो मित्रों, सबसे पहले 10% को फ्रैक्शन में मारो 1/10। और मैं क्या बोला हूँ, जो डिनोमिनेटर में होता है वही अपना मेन वैल्यू होता है, यानी कि पहले जो इसका प्राइस था 10% था, 10 रुपया था। अब 1 यूनिट से यहाँ पे देखो 1 यूनिट 10% का इंक्रीमेंट हुआ तो 11 रुपये हो गया। और मैंने आप लोगों को बताया प्राइस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजम्पशन, तो यहाँ पे 11 हो जाएगा और यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब देखो चेक कर लो, यहाँ पे खर्च 110 है, यहाँ पे भी खर्च 110, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इन दोनों केस में पहले जब प्राइस था तब भी इसको 110 रुपये खर्च करने पड़ रहे थे। अब जब 20% का फूड प्राइस में इंक्रीमेंट हुआ है तब भी इन्हें 110 रुपये ही खर्च करने पड़ रहे हैं। लेकिन डिफरेंस कहाँ दिख रहा है, मैं तो डिफरेंस साफ साफ यहाँ दिखाई दे रहा है। 1 यूनिट का कमी इस भाई साहब ने अपने खाने पे कर दिया ताकि उसका बजट 110 ही रहे, ठीक है। तो चलो, और हमसे यही पूछा जा रहा है कि देन बाई हाउ मच शुड अ मैन रिड्यूस हिज कंजम्पशन सो एज नॉट टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर। तो देखो एक कितने पे कमी किया, 11 पे, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना इसका आंसर आ जाएगा, 9 × 1/9%। बस इतने सिंपल तो होते हैं एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस। सबसे इंपॉर्टेंट होता है, डाटा तो आपको याद करना ही है, लेकिन बाकी टॉपिक के लिए भी, जैसे यहाँ पे लैंग्वेज लिखा हुआ है, लैंग्वेज को आप लोगों को रीड करना आना चाहिए। एप्टीट्यूड का मतलब ही होता है बौद्धिक क्षमता। अगर आपको रीड करने आता है तो एप्टीट्यूड ऐसे ही बन जाता है, उसको सीखने की भी जरूरत है नहीं, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो, इसके बाद अपन लोग नए क्वेश्चंस की ओर आएंगे। इस सीट का काम खत्म हो गया। अब अगला क्वेश्चन हम लोगों का वेन डायग्राम से रिलेटेड है, और वेन डायग्राम में भी टाइम काफ़ी कम लगता है, ठीक है। तो मैं अब रब करता हूँ इसे। अगला क्वेश्चन मित्रों हम लोगों का होगा क्वेश्चन नंबर 11, जो कि वेन डायग्राम से रिलेटेड है, और यहाँ पे परसेंटेज का कुछ वैल्यू दिया गया है और वेन डायग्राम की मदद से हम लोग उत्तर प्राप्त करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। इन अ क्लास 60% ऑफ द स्टूडेंट पास इन हिंदी, 60% ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन हिंदी, यानी हिंदी सब्जेक्ट में 45% बच्चे संस्कृत में पास करते हैं। 45% ऑफ स्टूडेंट्स, हिंदी से ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है संस्कृत, इसलिए बच्चे यहाँ पे संस्कृत में कम पास कर रहे हैं। 45% ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन संस्कृत, और इन दोनों को मिला के कुछ पास करने वाले बच्चों की परसेंटेज की संख्या होगी, वो मैं अभी लिखूंगा, पास इन संस्कृत। और जो 25% बच्चे हैं, 25% ऑफ देम पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट। बोथ सब्जेक्ट माने हिंदी और संस्कृत, दोनों में 25% बच्चे पास कर रहे हैं। और हमसे पूछा जा रहा है व्हाट परसेंट ऑफ द सब्जेक्ट फेल इन, व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट फेल इन बोथ सब्जेक्ट, यानी कि कितने परसेंट बच्चे दोनों सब्जेक्ट में फेल कर गए। व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एक बार क्वेश्चन को जल्दी से समझो कि एक क्लास है जिस क्लास के अंदर 60% बच्चा हिंदी में पास करता है, 45% बच्चा संस्कृत में पास करता है, और 25% ऐसे बच्चे हैं जो हिंदी और संस्कृत दोनों में पास कर रहा है। अब मित्रों यहाँ पे डाटा आपको दिया गया है पास का, यानी जितने भी बच्चे पास कर रहे हैं, चाहे हिंदी में संस्कृत में हो या दोनों में हो, उनका पासिंग परसेंट दिया गया है, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन में इनके विपरीत पूछा जा रहा है, क्या है कि व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट फेल इन द बोथ सब्जेक्ट, ठीक है। तो इससे हमको डरना है नहीं। सबसे पहले हम लोगों को जो डाटा दिया गया है, डाटा को रिवर्स करेंगे, यानी पास दिया गया है उससे हम लोग फेल का निकालेंगे, वेन डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, और एक बार वेन डायग्राम ड्रॉ हो गया तो आंसर आप लोगों के आंखों के सामने होगा, ठीक है।
चलो देखो, वेन डायग्राम ऐसे बनाते हैं, सर्कल से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। जैसे बचपन में हम लोग, बचपन में नहीं, क्लास 11 में पढ़ा होगा, सेट थ्योरी पढ़ा होगा। सेट थ्योरी के अंदर ये सारे टॉपिक आते थे, यूनिवर्सल सेट वगैरह आते थे। तो उसी का थोड़ा सा, बस थोड़ा सा यूज है। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है उनको चिंता करने की जरूरत है नहीं, मैं बताता हूँ अभी। देखो यहाँ पे पहला हम लोगों ने ये डायग्राम लिया, ये हिंदी का है, ठीक है। और हिंदी में कितने बच्चे पास कर रहे हैं? 60%। और संस्कृत में कितने? 45%। और इन दोनों को मिला के बीच में कॉमन भी है, तो कॉमन ऐसे ही बनेगा ना मित्रों, इन दोनों में यहां पे जो होगा ये कॉमन बनेगा। और कॉमन संख्या कितना है? 25। और ये क्या है? हिंदी और संस्कृत दोनों को मिला के पास कर रहे हैं। और यहां पे संस्कृत के कितने बच्चे हैं? 45%, ठीक है। अब तुम बताओ, अगर ये डाटा पूरा यहां से यहां अगर 60% है और ऑलरेडी 25 बच्चे इसमें घुसे हुए हैं, तो ये बचा हुआ कितने हो जाएगा? 60 - 25 कितना हो जाएगा? 5। और यहां पे 35, ठीक है। तो यहां पे कितना हो जाएगा? 35। अब उसी तरह बताओ, अगर 45 से पूरा संस्कृत का बच्चा है और 25 ऑलरेडी घुसा हुआ है, तो कितना हो गया बचा हुआ? 20, ठीक है, ठीक है। अब एक मैं यूनिवर्सल सेट बनाता हूं, ठीक है। और इसका वैल्यू कितना होता है? 100। हालांकि ये बनाने की जरूरत है नहीं, लेकिन चलो मैं बना देता हूं। आप लोग बस, चलो मैं अभी मिटा ही देता हूं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और हमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करना है नहीं, ठीक है। अब बताओ, व्हाट % ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड इन द बोथ सब्जेक्ट? डाटा गिवन है किसका? पास का। और पूछा क्या जा रहा है? फेल का। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल कर रहे हैं, इधर हिंदी और संस्कृत और इन बोथ सब्जेक्ट, ठीक है, पहले सबसे पहले उनका डाटा आप लोग निकालो। तो डाटा चलो निकालोगे तो कितना आएगा? इन सबको ऐड कर दो, 35 + 25 + 20 कितना आ जाएगा? 35 25 40 60 80%। यानी 80% बच्चे तो फेल कर जा रहे हैं, तो पास करने वाले बच्चों की संख्या कितनी होगी? अगर 80% बच्चा फेल कर जा रहे हैं तो पास करने वाले बच्चों की संख्या कितनी होगी? 100 में से टोटल का वैल्यू कितना है? 100 ही होता है। तो 100 में से 80 को घटा दो, 20%। यानी 20% बच्चे हैं जो कि दोनों सब्जेक्ट में पास कर रहे हैं। अब चलो मैं वेन डायग्राम जो बता रहा था आपको, उस समझो। यहाँ से इसकी वैल्यू 100, यहाँ पे हमने बना दिया अंदर में फेल करने वाले बच्चों की संख्या। यहाँ पे कितना है? 35, यहाँ पे 25 और यहाँ पे 20, ठीक है। अब जो यहाँ पे बचा हुआ है, यानी देखो यहाँ पे मैं शेड कर रहा हूँ आप लोगों को, ये जो शेडेड रीजन है, ये जो शेडेड रीजन है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? अब टोटल की वैल्यू तो 100 है और ऑलरेडी फिल कितना है? यहाँ से यहाँ तक देखो, इनको ऐड कर दो। ऑलरेडी ये फिल इसने कितना कर लिया? 80 को फिल कर लिया इसने, तो बच गया कितना? 20%। यानी अगर 80% बच्चा फेल कर रहा है तो 20% बच्चा पास कर रहा है। सो सिंपल। एक बार मैं आप लोगों को और बताता हूं। हिंदी में पास करने वाले बच्चों की संख्या 60, संस्कृत में पास करने वाले बच्चों की संख्या 45 और इन दोनों को मिला के पास करने वाले बच्चों की संख्या 25%। अब हम लोगों ने क्या किया? वेन डायग्राम से सर्कल को ड्रॉ किया, ठीक है। तो सबसे पहले जो कॉमन है, तो एक ऐसा डायग्राम बनाया जो कि कॉमन है। तो कॉमन ऐसे ही ओवरलैप कराने पे कॉमन होगा ना, तो ये वाला जो रीजन होगा ये कॉमन है, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितना है? 25। इसकी वैल्यू कितना है? 25। और टोटल हिंदी का कितना वैल्यू था? 60। तो यानी 35 + 25 करेंगे तो 60, इतना का 60 आ गया। वैसे ही टोटल संस्कृत में पास करने वाले बच्चों की संख्या कितनी थी? 45। और 25 ऑलरेडी कॉमन है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 20%, ठीक है। अब तो यहाँ पे देखो, ये जितने भी है फेल करने वाले बच्चों की संख्या, यानी 35 + 25 + 20, वी गॉट 80, ठीक है। अब यहां से हम लोगों को क्या करना है? पास करने वाले बच्चों की संख्या। जब ऑलरेडी एक कक्षा में 80% बच्चे फेल कर जा रहे हैं, चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो या दोनों को मिला के, तो सिंपल सी बात है कि बचे हुए बच्चे ही पास कर पाएंगे दोनों सब्जेक्ट में। तो 20% बच्चे दोनों सब्जेक्ट में पास कर रहे हैं, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो। नोट हो गया होगा?
अगला क्वेश्चन मैं फिर आप लोगों को वेन डायग्राम से ही बनाऊंगा। अगर जिन बच्चों ने नहीं समझा होगा इस क्वेश्चन में कोशिश करना कि वो समझे, और इसमें मैं सिर्फ डाटा लिखने वाला हूं। देखो बच्चों, एक एग्जाम में 70% बच्चे, ये अपना क्वेश्चन नंबर 12 है, 70% बच्चा, 70% कैंडिडेट, ये स्टूडेंट कुछ भी बोल लो, 70% कैंडिडेट पास इन इंग्लिश सब्जेक्ट। किस सब्जेक्ट में? एट्टी परसेंट कैंडिडेट पास इन मैथमेटिक्स। अब यहां पे देखो अंतर क्या आ रहा है। पिछले क्वेश्चंस में हम लोगों ने कॉमन क्या था, कॉमन में यहां पे भी डाटा पास करने वाले बच्चों की, यहां पे भी डाटा पास करने वाले बच्चों की, और इन दोनों को मिला के भी पास करने वाले बच्चों की संख्या का डाटा था। लेकिन इसमें कुछ अलग है। 10% कैंडिडेट, 10% कैंडिडेट फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट। अब आगे देखो, यहां तक तो डाटा गिवन हो गया। अब आगे कुछ यहां पे हम लोगों को डाटा दिया गया है जिससे हम लोगों को आंसर मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले उस डाटा को हम लोग लिखेंगे। और डाटा लिखने से पहले मैं तो आप लोगों को पहले क्वेश्चन कंप्लीट लिखा दूं। ठीक है, ये डाटा गिवन है। अब यहां से मैं क्वेश्चन को फिर कंप्लीट करता हूं। इफ 84 कैंडिडेट passed in both subject, then total number of candidate। अब पिछले क्वेश्चन में हम लोगों से सिर्फ पूछा गया था कि व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, और इस क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा जा रहा है देन टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट, देन टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु टुक पार्ट इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इनिशिएट यानी स्टार्ट तो हम लोग सेम मेथड से करेंगे, बस थोड़ा सा अंतर क्या होगा वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, ब्लैक इंक। देखो मित्रों, यहां पे देखो पहले में क्या है, 70% कैंडिडेट पास इन इंग्लिश, 80% कैंडिडेट पास इन मैथमेटिक्स, 10% कैंडिडेट फेल इन द बोथ सब्जेक्ट। तो कॉमन जो है ना, सबसे पहले कॉमन को ही ले लो, 10%। ठीक है, ले लिया कॉमन को। अब यहां पे हम लोगों को दिक्कत क्या आ रहा है कि कॉमन तो हम लोग ले लिया फेल वाला, लेकिन डाटा गिवन है किसका, पास वाला। तो कोई दिक्कत नहीं है। जो पास वाला यहाँ पे 70% अगर पास कर रहे हैं मित्रों, तो बताओ फेल कितना होगा, 30%। ठीक है, वैसे ही अगर 80% पास कर रहा है तो फेल कितना होगा, 20%। ये पास करने वाले का है और ये फेल करने वाले का है। क्लियर है, ये पास का है, फेल का है। अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं, ठीक है, 70-80। तो यहाँ पे अगर ये फेल करने वाले बच्चों की, मान लो यहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट है, टोटल 30% फेल करने वाले को है, और यहाँ पे मैथमेटिक्स है, इसमें टोटल 20% बच्चे फेल कर रहे हैं। ये फेल कैसे कर रहे हैं समझ रहे हो ना, यहाँ पे 70% पासिंग परसेंटेज है, तो कैसे फेल करेंगे। मान लो एक कक्षा में कितना 100 ही होते हैं ना, तो अगर 70% फेल कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, तो फेल करने वाले की संख्या 30% ही होगी, ये पास करने वाला का, और ये फेल करने, डाटा कुछ गड़बड़ है क्या, ये पास करने वाले का है और ये फेल करने वाले का है। 70% कैंडिडेट पास कर रहे हैं, तो मित्रों फेल तो करेंगे 30% ही ना, और 10% यहाँ से दिया गया है, तो कॉमन हम लोगों ने 10% ले लिया। अब बताओ इंग्लिश में 30% बच्चे फेल कर रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी 10% घुसा हुआ है, तो इस रीजन में कितने आ जाएंगे, 20।
अब यहाँ मैथ में 20% बच्चे पास कर रहे हैं और इसने ऑलरेडी 10% घुसा हुआ है, तो कितना हो गया 10। अब ये जो मित्रों डाटा मिला है, ये जो डाटा मिला है हमको, ये डाटा क्या मिला है, फेल करने वाले बच्चों का। ये डाटा क्या मिला है, फेल करने वाले बच्चों का। और यहाँ पे 84 कैंडिडेट कितने हैं, पास करने वाले। ठीक है, तो कुछ नहीं, हम लोग यहाँ से देखते हैं कितने परसेंट बच्चे फेल हो रहे हैं। 20 + 10 + 10 यानी कि 40% बच्चे फेल कर रहे हैं। 40% बच्चे क्या कर रहे हैं, फेल कर जा रहे हैं। तो पास कितने बच्चे करेंगे बताओ, पास तो 60% करेंगे बच्चे। अगर एक कक्षा में 40 बच्चे फेल कर जा रहे हैं, 40% फेल कर जा रहे हैं, तो पास कितने करेंगे, 60%। कॉमन सेंस है। ठीक है, अब इस 60% का डाटा है गिवन 84, तो यहाँ पे इस 60% को, यहाँ पे 60% को इक्वल टू 84 करो। अब देखो काटने में भी तुमको सोचना होगा कि ऐसा टर्म से काटे जो कि ये 100 बन जाए। 100 क्यों बन जाए, 100 एक होल होता है, यानी कि वो 100 होता है, हमारा आंसर उसमें आ जाएगा। तो इसको काटने की कोशिश करो। 10 से अगर मित्रों काटते हो तो 10 6 से नहीं आएगा। 6 से काटते हो तो 6, हाँ 6 से आ जाएगा। 6 10 जा 60 और 6 से यहाँ पे 6 1 जा 6 और यहाँ पे 2 4 6 14। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 10% इक्वल टू 14 है। अब यहाँ पे एक जीरो डालो, एक जीरो डालो यहाँ पे, तो 100% आ गया, यानी होल आ गया। तो यहाँ पे भी इक्वालिटी का साइन है, एक जीरो डालना होगा। तो ये देखो 100% इक्वल टू 140 आ गया, यानी कि यहाँ पे पास और फेल करने वाले दोनों बच्चों की संख्या 140 है, जिसमें क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि पास करने वाले बच्चों की संख्या 84 है। तो अगर मित्रों, अगर यहाँ से मैं आपसे पूछ लूँ, क्वेश्चन में नहीं दिया गया है लेकिन मैं आपसे पूछ दूँ कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन एग्जामिनेशन, तो कितना होगा। सिंपल, 140 में से तुम सिर्फ किसको घटा दो, 84 बच्चे जो पास कर रहे हैं, 84 बच्चे जो पास कर रहे हैं। तो फेल करने में कितना होगा, 10 में से 4 गया 6 और यहाँ पे 13 56, यानी 56 बच्चे फेल कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन को एक बार समझो। क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन में क्या दिया गया था, पिछले क्वेश्चन में मतलब एक कक्षा था जिस कक्षा में 60% स्टूडेंट हिंदी में फेल कर जा रहे थे और 45% बच्चे संस्कृत में फेल कर जा रहे थे, और कुछ बच्चे दोनों मिला के, हिंदी संस्कृत मिला के फेल कर जा रहे थे। तो उसमें क्या था कि एक कंबाइंड डाटा, सेम डाटा आ जा रहा था, तो उसको सॉल्व करने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और इसमें क्या, 2 डाटा तो आप लोगों को पासिंग परसेंटेज का दिया गया है और कॉमन वाला आपको फेल परसेंटेज का दिया गया है। तो इसमें आप लोगों को चिंता करने की जरूरत है नहीं। जो पासिंग परसेंटेज का डाटा है उससे आप लोग फेल परसेंटेज का निकाल लो और फेल परसेंटेज का डाटा यहाँ पे पुट करो और इससे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या निकालो जो कि एग्जामिनेशन में फेल हो रहे हैं। और एक बार जब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या निकल गया जो फेल हो रहे हैं, तो इससे हम लोग 100 से इन संख्या को घटा के उन बच्चों की संख्या ज्ञात कर लेंगे जो कि एग्जाम में पास कर रहे हैं। और पास करने वाले बच्चों की संख्या कितनी आ रही है, 60%। और 60% का डाटा गिवन है 84। हमने क्या किया, 60% को 84 से इक्वेट कर डाला और इक्वेट कर डाला, उससे हम लोग 100 पे निकाल के 100% पे निकाला, तो उत्तर हमारा 140 आ रहा है। और 140 यही टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, तो इससे हम लोग यहाँ से आसानी से फेल करने वाले बच्चों की भी संख्या निकाल सकते हैं। तो फेल करने वाले बच्चों की संख्या कितनी हो गई, 56। ठीक है, अब उम्मीद मैं करता हूँ कि वेन डायग्राम से जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का इनकम और सेविंग से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का इनकम और एक्सपेंडिचर और सेविंग से रिलेटेड है। ठीक है मित्रों, किसी आदमी की इनकम कैसे निकाली जाती है, उसका खर्चा और सेविंग पे। मतलब एक कोई आदमी मान लो कि 200 रुपये कमाता है, 200 रुपये कमाता है और उसमें से वो खर्च कर देता है 50 रुपये, तो 50 रुपये को भी हम इनकम में ही काउंट करेंगे, इस 50 रुपये को भी इनकम में काउंट करेंगे। तो बच गया सेविंग, सेविंग 150 हो गया। ठीक है,
तो जो इनकम होता है, इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग दोनों को मिला के होता है, यानी कि हम लोगों ने कितना खर्चा किया और हम लोगों के पास कितना सेविंग हो, इन दोनों को मिला के हम लोगों का इनकम निकलता है और हमारा क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिखता हूं आप लोगों को। Question number 13. A person spends 60% of his income. कितना? एक आदमी अपने आमदनी का 60% हिस्सा खर्च कर जाता है। 60% ऑफ हिज इनकम, बहुत ज़्यादा अमाउंट है, खर्च कर देता है, खर्चीला होगा। अब आगे देखते हैं। इफ हिज इनकम इंक्रीज्ड बाई, अब इसकी आमदनी अगर 20% से बढ़ जाती है, अब आमदनी इसकी 20% बढ़ जाती है तो देखते हैं कि इसका खर्चा बढ़ता है या घटता है। नहीं, तो यहां पे इसका क्वेश्चन में तो खर्चा बढ़ ही रहा है। एंड हिज एक्सपेंसेज also increased by 20%. What percent of his saving will change? मित्रों, जब भी आप क्वेश्चन बनाओ एप्टीट्यूड को, तो अपना पहला टारगेट रखो कि एग्जामिनर ने, यानी जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस जो पूछा गया है वो क्वेश्चंस को हम समझ पा रहे हैं या नहीं। मेन पॉइंट यही होना चाहिए। अगर हम समझ जाते हैं तो 90% क्वेश्चन तो वहीं सॉल्व हो जाता है। दिक्कत कहाँ आता है, सॉल्व क्यों नहीं होता है? क्योंकि क्वेश्चन ही हम नहीं समझ पाते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो, एक आदमी है जो कि 60% अपनी आमदनी का जितना भी कमाता है उसका 60% हिस्सा खर्च कर देता है। ठीक है, अब क्या होता है कि उसकी आमदनी ही बढ़ जाती है। पुराना एम्प्लॉय होगा कंपनी का, तो उसकी आमदनी 20% से बढ़ जाती है। अब उसकी आमदनी जब 20% से बढ़ती है तो उसका खर्चा भी 20% से बढ़ जाता है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जब उसकी आमदनी, जब वो 60% खर्च करता था तब उसकी सेविंग क्या थी। अब जब उसका 20% इनकम बढ़ गया है और 20% एक्सपेंस भी बढ़ गया है, तो इस केस में जो उसकी सेविंग है पिछले सेविंग से कितना ज़्यादा है कितना कम है, उसको परसेंटेज के टर्म में आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन यही है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को पॉइंट क्या बताया था, इनकम। इनकम इक्वल टू क्या बताया था मैंने आप लोगों को, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। बस इस पे आप लोग फ्रेम करते जाओ। A person spent 60% of his income if his income increased by 20% and his expense also increased by 20%. What percent of his saving will change? तो सबसे पहले यहाँ पे फ्रैक्शन में कुछ डाटा गिवन है क्या, नहीं? हाँ, तो फ्रैक्शन में यहाँ पे डाटा गिवन है और फ्रैक्शन में 2 डाटा गिवन है। तो कौन कौन से डाटा को आप लोगों को यूज करना होगा? तो परसेंटेज में सबसे पहले तो 100 पे मान के चलो। अगर 100 पे मान के चलते हो तो आपको कैलकुलेशन में काफ़ी इजी आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इनकम कितना है, ए पर्सन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम इफ हिज इनकम इंक्रीज बाई 20%। तो पहले मान लो उसकी आमदनी कितनी थी, 100 रुपये। ठीक है, अब इन्होंने खर्च कर दिया 60, तो बच गया कितना, 40। अब देखो, अब क्या बोल रहा है, इफ हिज इनकम इंक्रीज बाई 20%। अब यहां पे इसकी इनकम क्या हो गया, 20% से इंक्रीज कर गया। अब मान लो 100% है तो 20% से इंक्रीज कर गया, यानी 20 रुपये इसका बढ़ गया। तो अब आमदनी इसकी 120 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जब इसकी आमदनी 20% है तो इसका एक्सपेंस भी 60% से बढ़ गया। तो 60% बढ़ गया मतलब इस पे ही बढ़ा होगा। तो इसका अगर 20% निकालोगे तो कितना आएगा, 60% का 20% कितना होगा, 12 रुपये। तो 60 + 12 कितना होगा, 72। कैसे देख लो, 60 × 20/100, 1 0 से 1 0, यहाँ 12। तो 60 का 20% कितना होगा, 12। तो कितना बढ़ा, 60 में 12 अगर बढ़ा तो टोटल अब कितना खर्चा हो गया, 72 रुपये।
अब इसकी खर्चा कितनी हो गई 72 रुपये। तो क्या यहाँ पे तुमने क्या देखा कि अगर यहाँ पे इसकी अगर इनकम बढ़ रहा है तो एक्सपेंस भी बढ़ रहा है, और क्वेश्चन में भी यह गिवन है। तो यहाँ पे सेविंग क्या होगा, और सेविंग जो होता है इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटा दो, वही अपना सेविंग हो जाता है। तो 120 अगर हमारा इनकम है और 72 एक्सपेंडिचर है तो सेविंग कितना होगा, तो यहाँ पे सेविंग 72 और 8 कितना होगा 80 और प्लस 8 80 और 80 प्लस 48, ठीक है। तो ये हमारा सेविंग हो गया। अब यहाँ पे देखो, यही हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ पे 48 है और यहाँ पे 40 है, ठीक है। व्हाट परसेंट ऑफ हिज सेविंग विल चेंज। तो देखो पहले के केस में ये आदमी कितना खर्चा सेव कर पा रहा था 40, अब इसकी आमदनी 20% बढ़ गई, खर्चा भी इसने 20% से बढ़ा दिया, तो इसकी सेविंग भी 20% से ही बढ़ जाएगी। देखो अभी हम लोग देखते हैं, यहाँ पे 8 यूनिट की बढ़ोतरी हुई इसमें, पहले कितना था 40, अब कितना हो गया 48, कितना बढ़ा इसमें प्लस 8 बढ़ा, कितने पे 40 पे 8/40 इंटू 100। अब इसको सॉल्व करो, 8 5 जा 40, 5 20, 5 इंटू 20 100 यानी 20%। अब देखो मित्रों, मैंने यहाँ पे सॉल्व भी नहीं किया था और बिना सॉल्व किए मैंने बता दिया था कि ये 20% होगा। क्यों? क्योंकि मैंने मल्टीपल टाइम मल्टीपल क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो इससे मेरी प्रैक्टिस बन गई है और वो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को सिखाऊं। तो आप लोगों को सीखने के लिए क्या करना होगा, जो मैं बता रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ, उसको अच्छे से देखना होगा, ठीक है। तो यहाँ से जो मैंने बताया वो मैंने क्यों बताया, वो मैंने इसलिए बताया कि अगर इनमें से मान लो यहाँ पे इनकम है, ठीक है, इनकम है, एक्सपेंडिचर है और सेविंग है, इन दोनों में से अगर कोई भी दो डाटा आप लोगों को गिवन है, मान लो इनकम है, इनकम का डाटा यहाँ पे कुछ है और एक्सपेंडिचर का कुछ डाटा है, और यहाँ सेविंग का डाटा आप लोगों को नहीं पता है, लेकिन दो का डाटा पता है, और दो अगर सेम अमाउंट में बढ़ रहा है घट रहा है तो तीसरा भी उसी सेम अमाउंट में बढ़ेगा और घटेगा। जैसे कि मान लो कि अगर यहाँ पे 20% के जगह पे अगर यहाँ पे 5% पूछ देता है कि 5% का यहाँ इंक्रीमेंट हो रहा है और यहाँ पे इनकम 5% का एक्सपेंडिचर 5% का बढ़ गया, तो हम लोगों को सॉल्व करने की ज़रूरत है ही नहीं, हम लोगों को सॉल्व करने की ज़रूरत है ही नहीं। यहाँ पे ऑटोमेटिकली हम लोग आंसर क्या रख देंगे 5%, ठीक है। मतलब क्या आप लोगों ने समझा, इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग, इन दोनों में से अगर कोई दो का डाटा परसेंटेज में हो और सेम अमाउंट में हो, तो सेम अमाउंट में बढ़ रहा हो घट रहा हो, जैसे इनकम 5% बढ़ा, एक्सपेंडिचर 5% बढ़ाया, तो हम लोगों को मतलब इतना झमेला खड़ा करने की ज़रूरत है नहीं जो हम लोगों ने सॉल्व किया, डायरेक्ट 5% मार दो। हाँ, आप लोगों को सॉल्व कब करना होगा, जब यहाँ पे 10% बढ़ रहा हो, 20% घट रहा हो, तब आप लोग एवरेज लगा के आंसर मत मार देना। एक शॉर्टकट सिर्फ सेम अमाउंट के लिए है, यानी इनकम, एक्सपेंडिचर, या मान लो ऐसे भी इनकम 5% से बढ़ रहा है, सेविंग 5% बढ़ रहा है, तो एक्सपेंडिचर भी हमारा बढ़ेगा, क्योंकि इनकम और सेविंग बढ़ रहा है तो तीसरा भी बढ़ेगा। अगर अमाउंट सेम है यानी 5%, तो एक्सपेंडिचर भी 5% से बढ़ेगा, ठीक है। ये तो बढ़ने का हो गया, चलो एक घटने का मैं आप लोगों को बता ही दूं। यहां इनकम इक्वल टू क्या बताया मैं आप लोगों को, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब मान लो एक भाई साहब की जॉब लगी, अब उनकी सैलरी 100 रुपए की है, अब नए नए उनकी जॉब लगी है तो उनका खर्च हो जा रहा है 85 रुपीज़, तो बच गया कितना 15 रुपया। अब कहानी में ट्विस्ट क्या आता है, इनका इनकम तो पहले से ही कम था और एक्सपेंसेस ज़्यादा था। अब इसमें क्या हुआ कि इनका इनकम किसी कारणवश और कम हो गया, यानी इनकम इनका 5% से कम हो गया, 10% मान लो, 10% से कम हो गया। और एक्सपेंडिचर, जब इनकम कम हो गया, नई नई इनकी ज्वाइनिंग है, तो एक्सपेंस भी कम करना ही होगा, तो एक्सपेंस भी कम कर दिया इन्होंने। तो मित्रों, मेरा कहने का मतलब है कि देखो यहाँ पे सेम अमाउंट है, 10%, यहाँ भी घट रहा है, यहाँ भी घट रहा है, तो यहाँ पे तुम लोगों को आंसर निकालने की ज़रूरत है ही नहीं, यहाँ भी 10% से घट जाएगा, ठीक है।
और यही अपना आंसर हो जाएगा। 10% से जो घटेगा वही आंसर होगा। नहीं क्लियर है एक बार देख लो। 10% से यहाँ घटता है 90, यहाँ 10% से घटता है तो 85 का 10% कितना होगा 8.5। 8.5 का मतलब 71.5। अब 71.5 को 90 में घटाओगे तो कितना आएगा, 90 में घटाओगे तो कितना आएगा, पहले तो 85 को 8.5 से घटा लो, कितना आएगा 5, और यहाँ पे 14 में से 8 गया 6, यहाँ पे मित्रों आएगा 76.5। ठीक है, अब क्या करो 90 में से 76.5 को घटाओ, 5, 9 में से 6 हो गया 3, और यहाँ पे फिर 8 में से 13.5 या 13.5 ये हमारा यहाँ पे सेविंग हो जाएगा। अब देखो तो यहाँ पे कमा कितना 1.5। यही तो मैं आप लोगों से बोल रहा था कि इसको निकालने की ज़रूरत है ही नहीं। 15 का 10% जो होगा, यानी ये दो सेम अमाउंट था, यहाँ भी सेम अमाउंट, तो सिर्फ तुम 15 का 10% निकाल दो, तो 15 का 10% यहाँ से 10, और 15 को 10 से डिवीजन करोगे तो 1.5 आएगा। देखो जो कि 1.5 आया। तो मतलब इतना झमेला या बखेरा खड़ा करने की ज़रूरत है नहीं, तुम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। और कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, अगर डाटा सेम हो और सेम अमाउंट में बढ़ रहा हो घट रहा हो। ठीक है मित्रों, तो आज भी हम लोगों ने 2-3 टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करा, और मैं अभी जाने से पहले अभी 1-2 क्वेश्चन अभी आप लोगों को और बताऊंगा। ठीक है, ये एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे कि मान लो कि कोई बच्चा है जो 35% मार्क्स स्कोर करता है और 40 मार्क्स से वो फेल कर जाता है, और वहीं दूसरी तरफ कोई और बच्चा है जो कि 50 मार्क्स से स्कोर करता है और जितने पासिंग मार्क्स की रिक्वायरमेंट थी उससे 20 मार्क्स उसको ज़्यादा मिल गया। तो इन दोनों को डाटा की मदद से हम लोगों से पूछेगा कि बताओ भाई उस एग्ज़ाम में मैक्सिमम मार्क्स कितने बन रहे हैं, मैक्सिमम मार्क्स कितने बन रहे हैं, उसके साथ पासिंग परसेंटेज कितना होगा, ये सब भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन मैं पूरा लिख देता हूं। आज का सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन होगा और परसेंटेज टॉपिक भी हमारा फिनिश हो जाएगा। एक कैंडिडेट स्कोर्स 30% मार्क, 30% मार्क्स मतलब जितना मैक्सिमम मार्क्स था उसका 30% मार्क्स। अब 30% मार्क्स लाता है, लेकिन क्या करता है 30% मार्क्स एंड फेल्ड बाई कितने मार्क्स है 55 मार्क्स। सही से इसने पढ़ाई नहीं किया होगा, इसलिए 55 मार्क्स से 30% मार्क्स लाने के बावजूद 55 मार्क्स से फेल कर जाता है। और वहीं देखो दूसरे बच्चे की कहानी सुनो। वाइल अनदर स्टूडेंट, ये पढ़ने में अच्छा होगा, वाइल अनदर कैंडिडेट who scores 71% मार्क्स। देखो कितना ज़्यादा मार्क्स स्कोर किया है। एक बच्चा 30% मार्क्स स्कोर कर रहा है, वहीं पे दूसरा बच्चा 71% मार्क्स स्कोर कर रहा है। तो 71% मार्क्स स्कोर करने का मतलब क्या है, तो पास मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स ला रहा होगा। एंड गॉट 15 marks more than the minimum required। ठीक है, to pass the examination। अब आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द
एग्जामिनेशंस। चलो क्वेश्चन एक बार समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन क्या है कि एक कैंडिडेट है जो कि 30% मार्क स्कोर करता है और वो फेल कर जाता है लगभग 55 मार्क्स से। वहीं दूसरी ओर एक बच्चा है जो कि 71% मार्क्स लेता है और वो 15 मार्क्स ज़्यादा लाता है पासिंग मार्क्स से, 71% मार्क्स लाने के बाद। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी कि इस एग्जामिनेशन में मैक्सिमम मार्क्स कितना रहा, ये हम लोगों से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मित्रों ये हम लोगों का आज का आखिरी क्वेश्चन है। देखो, उम्मीद है कि क्वेश्चन सब लोगों ने समझ लिया होगा। यहां पे कहानी है पास करने का। एक कैंडिडेट है जो कि 30% मार्क्स स्कोर करता है बस, लेकिन इसका बैड लक क्या है, ये फेल कर जाता है 55 मार्क्स से। अब बताओ, अगर 30% मार्क्स लाता है और 55 मार्क्स से फेल कर जाता है तो इसको मतलब 55 मार्क्स और मिलते तो ये पास कर जाता। पक्की बात है, 30% मार्क्स स्कोर किया और ये 55 मार्क्स से फेल कर रहा है, तो यानी 55 मार्क्स की रिक्वायरमेंट रही होगी, तो 55 को हम लोगों ने क्या कर लिया, 30% के साथ ऐड कर लिया। और मित्रों यहां पे देखो, एक क्या है मिनिमम, ये क्या है मिनिमम पासिंग मार्क्स। ठीक है, ये मिनिमम पासिंग मार्क्स है। अब यहां पे देखो, एक बच्चा जो काफी मेधावी है, 71% नंबर लाता है और पास मार्क्स करने के लिए जितने मार्क्स चाहिए उससे 15 मार्क्स ज़्यादा ला रहा है। तो हमें तो मुद्दा क्या है, हमें पासिंग मार्क्स से ही मतलब है। तो चलो इसके कान पकड़ के इसके मार्क्स को कम किया जाए। अब यहां पे देखो, ये भी क्या है, ये भी दोस्तों मिनिमम पासिंग मार्क है, मिनिमम पासिंग मार्क्स। अब यहां पे हम लोगों ने क्या किया, पासिंग मार्क्स निकालने के लिए दोनों को एक जगह लाके बैठा दिया। ठीक है, तो यहां पे सॉल्व करो। 30 कम है तो इधर लाओ, तो इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा, बताओ कितना हो जाएगा। 30 - 71 ये कितना हो जाएगा, 41%। और यहां पे 55 इसको इस तरफ ले आओ, तो 55 प्लस क्या होगा, 70। अब यहां से हम लोगों को सॉल्व करना होगा कि डाटा कितना आया और 100% पे हम लोग निकाल के इसका उत्तर प्राप्त करेंगे। ठीक है, मित्रों इसमें डाटा में मैंने लग रहा है कि क्वेश्चन नोट डाउन करते समय डाटा में कुछ गड़बड़ किया हूं, क्योंकि यहां पे 41% और 70% एक तुमको कैलकुलेशन करने में थोड़ी गड़बड़ी आएगी। ठीक है, तो यहां पे या तो डाटा को तुम लोग यहां पे मॉडिफाई कर लो, या मैं क्वेश्चन देख के बताता हूं। 30% कैंडिडेट है तो यहां पे वेट अ सेक, 71 36। डाटा में थोड़ा यहां पे 36% यहां पे कर लो, एक छोटा सा करेक्शन कर लो, यहां पे 36% कर लो। ठीक है, तो यहां पे 36% यहां पे करने पे क्या होगा, अब 71 में से 36 जाएगा तो कितना होगा,
71 से 36 गया तो 11 में 6 गया 5, और यहाँ से 71 36 देखो, यहाँ पे एक कैरी जाएगा, यहाँ पे -1 तो यहाँ पे 5, और यहाँ पे 6 में से 3 गया 3, 35। ठीक है, तो यहाँ पे यानी 20 मार्क्स इक्वल टू 35%। अब यहाँ पे हम लोगों को काट कूट करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं आएगी। ठीक है, तो अपना ये छोटा सा करेक्शन था। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नोट डाउन करते समय थोड़ी गलती डाटा लिखने में कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे मित्रों मैंने आप लोग बताया हूँ कि काटो वैसे जिससे कि 100 आसानी से आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ कि 35 से ही काट दो, 35 अपॉन जा 35 और 2 जा 17, यानी 1% की वैल्यू यहाँ पे कितना आया, 2 मार्क्स। 1% की वैल्यू कितना आया, 2 मार्क्स। तो अगर यहाँ 1% में यहाँ पे डबल जीरो लोगे तो ये होल बन जाएगा, एक मतलब पूरा का पूरा बन जाएगा। तो अगर यहाँ पे डबल जीरो डालते हो तो यहाँ पे भी डबल जीरो डालना होगा, यानी कि इस जिस एग्ज़ाम की हम लोग बात कर रहे हैं उस एग्ज़ाम का फुल मार्क्स कितना है, 200 मार्क्स, यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स कितना हो गया, मैक्सिमम मार्क्स इक्वल टू 200। अब देखो मित्रों, यहाँ पे तो क्वेश्चन में सिर्फ मैक्सिमम मार्क्स से पूछा जा रहा है, लेकिन बहुत सारे एग्जाम में क्या होता है कि वो पासिंग परसेंट भी पूछ देता है, तो हमें डरने की बात है नहीं। यहाँ पास परसेंट के लिए हमें कितने मार्क्स चाहिए, 36% और प्लस 55 मार्क्स। तो 200 का 36% सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, 200 इंटू 36 अपॉन 100 प्लस 55 मार्क्स, यानी कि 2, यहाँ से आ जाएगा 72 प्लस 55, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 5 7 और 7 5 11, यानी 117 मार्क्स चाहिए उस बच्चे को पास करने के लिए। ठीक है, और यही नहीं, क्वेश्चन यहीं पे नहीं थमता है, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि अब मिनिमम पासिंग परसेंटेज भी आप लोगों को बताना है, मिनिमम पासिंग परसेंटेज भी निकालना है। तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे, 55 से क्या करोगे, 55 से इसको क्या करोगे, परसेंटेज की टर्म में लाओगे, और 36 में जो परसेंटेज का टर्म होगा, यानी मैं क्वेश्चन मार्क्स लिख देता हूँ, परसेंटेज का टर्म होगा उसको ऐड करके आप लोग लिख देना, अपना ये मिनिमम पासिंग परसेंटेज आ जाएगा। मिनिमम पासिंग मार्क्स कितना है, 107, और मिनिमम पासिंग परसेंट कितना होगा यहाँ आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो मित्रों परसेंटेज के जितने भी टाइप पॉसिबल हो सकते थे उन सारे टाइप को मैंने आप लोगों को करा दिया। अब आप लोगों का वर्क कितना करना है कि जितने भी क्वेश्चन हो सके परसेंटेज को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो सके, चाहे वो एसएससी के सीजीएल हो, चाहे कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे एमपीएससी का हो, चाहे एमपी पीसीएस के, यूपी पीसीएस के हो, या बीपीएससी के हो, चाहे केपीएससी का हो, कोई भी पीसीएस का एग्जाम हो, उसको आप लोगों को क्वेश्चन बैंक से नंबर ऑफ क्वेश्चंस को उठाना है और सॉल्व करना है। पहले वीडियो को 2 बार 3 बार देख लेना, क्योंकि देख लोगे तो ऑटोमेटिक वो बन जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन अगर आप लोगों को कोई फंसता है तो क्वेश्चन आप लोग मेरे इंस्टाग्राम चैनल, जिसका नाम जो आप चैनल देख रहे हो यही चैनल है टोरियन एक्सप्रेस, यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन को भेज सकते हो। जब भी मैं क्वेश्चन को देखूंगा और जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आप लोगों को उसे सॉल्व करके भेज दूंगा। या नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हो गए और क्वेश्चन में मुझे लगा कि उस क्वेश्चन में दम है, वाकई दूसरे बच्चों को भी जानने की ज़रूरत है उन क्वेश्चन को, तो मैं इसी बोर्ड पे आप लोगों को उस क्वेश्चन को सॉल्व करा दूंगा। लेकिन हाँ, क्वेश्चन में दम रहेगा तभी मैं क्वेश्चन में कराऊंगा, नहीं तो मैं आप लोगों को इंडिविजुअल क्वेश्चन भेज दूंगा। तो मित्रों ये आज का अपना सेशन था, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद आएगा, और पसंद आ जाएगा तो अपने दोस्तों के बीच भी सिखाना मत भूलना, क्योंकि क्या जितना भी शेयर करोगे उससे ज़्यादा तुम लोग खुद सीखोगे। ठीक है, तो मित्रों फिर मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।